हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो है स्टॉक रिसर्च के बारे में। इसमें हर हफ्ते हम लोग एक या दो स्टॉक को जो हमारे स्टूडेंट के लिए हम लोग खरीदते हैं ताकि स्टूडेंट लोग समझ पाए कि रिसर्च के दौरान कौन से स्टॉक में एंट्री, कब एंट्री और उसके फंडामेंटल और टेक्निकल रीजन क्या होता है जिसके लिए हम लोग एक स्टॉक में एंट्री और एग्जिट करते हैं। वो सारा चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड के बारे में, जो हमने 14 तारीख को खरीदा था और अभी तक होल्ड कर रहे हैं। तो हमने क्यों खरीदा था, उसके पीछे फंडामेंटल रीजन क्या थे, उसके पीछे टेक्निकल रीजन क्या थे और स्टॉक को क्यों अभी होल्ड कर रहे हैं और कब हम इसे बेचने वाले हैं और क्यों बेचने वाले हैं। तो वो सारा चीज आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और आगे आने वाले सीरीज में जो भी स्टॉक का वीडियो आएगा, स्टॉक रिसर्च का वीडियो आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि एक स्टॉक को एनालिसिस करने के टाइम कैसे डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यूज होते हैं, कैसे डिफरेंट तरीके से हम लोग स्टॉक में एंट्री और एग्जिट करते हैं, स्टॉक को कैसे रिसर्च किया जाता है और कैसे एक स्टॉक का टेक्निकलिटी और उसका कैंडलस्टिक चार्ट को देख के हम लोग एक स्टॉक में एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, वीडियो लंबा भी होने वाला है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है सफिशिएंट तो वीडियो को वॉच लेटर में डाल दीजिए, बाद में जब टाइम हो तब पूरा वीडियो एक साथ देखिए और वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आधा अधूरा नॉलेज आपको लॉस भी फेस करा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोगों को जानना चाहिए एक स्टॉक में क्यों हम लोग एंट्री करते हैं और एक स्टॉक को एनालिसिस करने के टाइम कौन से फैक्टर हम लोगों को पता रहना चाहिए। तो एक स्टॉक में मेनली 4 फैक्टर काम करता है और हम लोग पर्सनली जब हम लोगों के स्टूडेंट को सिखाते हैं तो ये 4 फैक्टर ट्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर, सेकंड है इंटरनल फैक्टर स्टॉक का, थर्ड है टेक्निकल इंडिकेटर्स और फोर्थ है पोजीशन एंड साइजिंग, जो मनी मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। आगे जैसे जैसे सीरीज चलेगा इसमें हम लोग पोजीशन एंड साइजिंग, मनी मैनेजमेंट और बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजीज भी बिल्ड करेंगे जिससे कि हम लोगों को पता चले कि एक स्टॉक में कैसे कैसे स्ट्रेटेजी बिल्ड होता है और एक स्टॉक में कैसे डिफरेंट स्ट्रेटेजी को यूज करके सेम स्टॉक से ही हम लोग अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर हम लोगों को ग्लोबली पिक्चर देखना पड़ता है, यानी एक स्टॉक में जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो शॉर्ट टाइम में अगर ग्लोबली पॉजिटिवनेस या नेगेटिवनेस होता है तो उसका उस स्टॉक के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और स्पेसिफिकली अगर वो स्टॉक किसी पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करता है तो फॉर एग्जाम्पल अगर ग्लोबली एक पॉजिटिवनेस है और एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा नेगेटिवनेस है और अगर हम लोग कोई भी ऐसा स्टॉक चूज करते हैं जो उस नेगेटिव सेक्टर से बिलोंग करता है तो तब ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव होने से कुछ नहीं होगा। अगर वो सेक्टर ही नेगेटिव है तो हम लोग को उस पर्टिकुलर स्टॉक में एक सेल का स्ट्रेटेजी बिल्ड करना होगा। यहाँ पे हम लोग बाय का स्ट्रेटेजी यूज नहीं करेंगे क्योंकि ग्लोबली तो पॉजिटिवनेस है मगर उस सेक्टर में, उस कंपनी में नेगेटिवनेस है। सेकंड है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर के अंदर क्या हो जाता है, कंपनी का खुद का फंडामेंटल, यानी कंपनी अंदर से कैसा है, स्ट्रांग है कि वीक है, कंपनी का सेल कैसा है, कंपनी का बैलेंस शीट क्या बोल रहा है, कंपनी के पास कैश है कि नहीं। तो ये सब फैक्टर हम लोग इंटरनल फैक्टर में चेक करेंगे। टेक्निकल इंडिकेटर्स में हम लोग क्या चेक करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिर्फ कंफर्मेशन लेंगे कि एक स्टॉक में एंट्री किया जाए या नहीं, क्या अभी राइट टाइम है एंट्री करने का, क्या अभी राइट प्राइस में हम लोगों को मिल रहा है, क्या हम लोगों को वेट करना चाहिए। तो टेक्निकल इंडिकेटर में हम लोग ये सारा चीज देखेंगे। पोजीशन एंड साइजिंग में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोगों के पास जितना कैपिटल है उसका कितना अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो पोजीशन एंड साइजिंग के ऊपर हम लोगों का डिपेंड करता है एक स्टॉक के अंदर हम लोग कितना लॉसेस या प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एक स्टॉक के एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में। तो जब 14 तारीख को हम लोगों ने परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड को खरीदा था तो परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड का जो ओवरऑल ग्लोबल पिक्चर था 14 तारीख को, अब देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट उठ रहा था। यानी यहाँ पे आप नैस्डैक को देखिए, वो लगातार नीचे से ऊपर जा रहा है। डैक्स यानी आप जर्मन का जो इंडेक्स है उसे देखिए, वो भी लगातार ऊपर जा रहा है और हमारा निफ्टी 50 ये भी ऊपर जा रहा है। तो ये सारा जो इंडेक्स है ये क्यों ऊपर जा रहा है, यहाँ पे 2-3 फैक्टर काम कर रहा है। पहले तो कोरोना वायरस का सेंटीमेंट, यानी कोरोना वायरस की वजह से जो मार्केट गिरा था, अभी उसके अंदर एक पॉजिटिवनेस आया है कि वैक्सीन का जो डेवलपमेंट है वो अंडर प्रोसेस है, बहुत जल्दी मार्केट में वैक्सीन आ जाएगा। फर्स्ट। सेकंड है एक ग्लोबल रिकवरी का सेंटीमेंट है, यानी ग्लोबल मार्केट रिकवर कर रहा है, जितना गिरा था उससे ज्यादा फास्ट तरीके से ग्लोबल मार्केट रिकवर कर रहा है। थर्ड है क्या, बहुत सारा कंपनी
अपने पिछले क्वार्टर के हिसाब से इस क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट किए हैं, तो ये भी ग्लोबली एक अच्छा पिक्चर बन जाता है। तो ऐसे में ट्रेडर के अंदर और इन्वेस्टर के अंदर एक पॉजिटिवनेस आ जाता है, जिसके वजह से इन्वेस्टर और ट्रेडर्स बाय के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ग्लोबल पिक्चर को देखें तो ग्लोबल पिक्चर का जो सेंटिमेंट है वो अभी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम लोग अगर कोई भी कंपनी में बाय स्ट्रेटेजी को यूज करें तो वो 50% से ज्यादा चांसेस है ग्लोबल फैक्टर उस स्टॉक में काम करे, यानी वो स्टॉक पॉजिटिव रिजल्ट दिखाए। तो अभी हम लोग चले जाते हैं एक स्टॉक के इंटरनल फैक्टर पे। तो एक स्टॉक के इंटरनल फैक्टर पे हम लोग क्या चेक करते हैं स्टॉक के बारे में, कि स्टॉक अभी करंट सिचुएशन में कैसा परफॉर्म कर रहा है, यहाँ उस कंपनी का हालात अभी कैसा है। क्योंकि हम लोग जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो तो मैक्स टू मैक्स 3 महीने के लिए बना रहे हैं, उससे ज्यादा अगर होता है तो तब हम लोग और भी फैक्टर को काम में लाएंगे। मगर यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोगों को करंट सिचुएशन में स्टॉक का जो हालत है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पहले कंसीडर करता हूँ जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए मार्च 2020 टू सितंबर 2020 तक कंपनी ने लगातार अपना जो रेवेन्यू है वो बढ़ाया है। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं, यानी पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहा है कि नहीं, हाँ वो भी लगातार मार्च से अभी सितंबर 2020 तक बढ़ रहा है और ये लगातार बढ़ रहा है, पिछले 2 क्वार्टर से ये लगातार ऊपर है। सेकंड हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि करंट रेशियो कंपनी का कैसा है, यानी करंट सिचुएशन में कंपनी अगर अपने लोन्स वगैरह को मीट नहीं कर पाएगा, करंट जो लायबिलिटी है उसे मीट नहीं कर पाएगा तो स्टॉक अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा। यहाँ पे अगर कंपनी का करंट रेशियो खराब होता है तो कंपनी उल्टा भी परफॉर्म कर सकता है, यानी अगर हम लोग बाय स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो कोई भी एक नेगेटिव न्यूज पे कंपनी गिर सकता है। तो यहाँ पे देखिए करंट रेशियो है 3.7, यानी कंपनी में जितना लायबिलिटीज है उससे 3 गुना कंपनी का कैपेबिलिटी है कि कंपनी उस लायबिलिटी को मीट कर पाए। और आगे जाके टेक्निकल इंडिकेटर में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कंपनी का जो करंट रेशियो है, कंपनी का जो करंट इंटरनल फैक्टर है वो कितना ज्यादा काम में आता है जब मार्केट गिरता है, तब कितना ज्यादा उससे सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट है कैश फ्लो। कैश फ्लो हम लोगों को यह बताता है कि करंट सिचुएशन में कंपनी के हाथ में कितना कैश है कि कंपनी अपने आने वाले लायबिलिटीज को मीट कर पाए। तो यहाँ पे देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है कंपनी का 190 करोड़ और ये लगातार पिछले 5 साल से बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर 2016 में 140 करोड़ था और अभी फाइनेंशियल ईयर 2020 में 190 करोड़ है। तो कंपनी के हाथ में अच्छा खासा पैसा है कि कंपनी अपने लायबिलिटीज को मीट कर पाए। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल जाता है कंपनी का जो करंट सिचुएशन है वो ओवरऑल अच्छा है। तो यहाँ पे आप लोग हमारे स्टूडेंट पोर्टफोलियो को देख पा रहे हैं। यहाँ पे करेंटली 2 स्टॉक हम लोगों ने होल्ड किया है जो 14 तारीख को ही हम लोगों ने खरीदा था। तो आज इस वीडियो में हम लोग परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड के बारे में बात करेंगे और एक जो स्टॉक है यानी क्यूपिड लिमिटेड उसका बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे कि उस स्टॉक को क्यों हम लोगों ने खरीदा था, कौन से प्राइस में खरीदा था, कब तक होल्ड कर रहे हैं, क्यों अभी होल्ड कर रहे हैं, वो सब अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे। इस वीडियो में हम लोग परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड को क्यों खरीदे थे, कौन से टेक्निकल इंडिकेटर की वजह से खरीदे थे, वो उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो अभी हम लोग परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड के 14 तारीख के चार्ट में चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 1 डे का कैंडलस्टिक चार्ट है और 14 तारीख के चार्ट में अगर आप देखेंगे परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड का जो स्टॉक वो थोड़ा गिरा था। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा टेक्निकल रीजन की वजह से स्टॉक गिरने के बावजूद हम लोगों ने स्टॉक को खरीदा था। तो रीजन स्टार्ट होता है 20 अक्टूबर से। तो यहाँ पे देखिए 20 अक्टूबर में क्या हुआ था, कंपनी का जो स्टॉक नीचे चला गया है और लगातार एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और ये इस स्टॉक का कंसोलिडेटेड एरिया हो जाता है। तो हमारा सिंपल फंडा था जब ये स्टॉक का प्राइस इस कंसोलिडेटेड एरिया को ब्रेक करेगा और एक बड़ा कैंडल बनाएगा तब हम लोग इसे खरीदेंगे। तो यहाँ पे देखिए 11 अक्टूबर को कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है वो एक लंबा कैंडल बनाया है और कंसोलिडेटेड एरिया को तोड़ के ऊपर जाके क्लोज किया है। तो हमारे लिए ये बाय सिग्नल है। मगर इस बाय सिग्नल को कंफर्म करने के लिए हम लोग कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज कर रहे थे। तो वो टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या क्या है, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं एमए यानी मूविंग एवरेज 9 पीरियड का, बोलिंगर बैंड 2 डिविएशन का और आरएसआई का, एमएसीडी का, डीएमआई का। तो इतना सारा इंडिकेटर हम लोग यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं। देखिए हर एक इंडिकेटर का अपना अपना काम होता है और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कौन सा इंडिकेटर हम लोगों को क्या सिग्नल दे रहा है।
तो फर्स्ट हम लोगों को जब ये बाय सिग्नल यहाँ पे मिला, उसके बाद इस बाय सिग्नल को कंफर्म करने के लिए हम लोग और एक टेक्निकल इंडिकेटर का यूज कर रहे थे, वो है मूविंग एवरेज और बोलिंगर बैंड्स का कॉम्बिनेशन। तो फंडा यहाँ पे सिंपल था, जब हम लोगों का मूविंग एवरेज बोलिंगर बैंड के मिडिल लाइन को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, तब हम लोगों के लिए वो और एक बाय सिग्नल होगा, यानी ट्रेंड कंफर्मेशन होगा। एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, और ये जो स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है। यानी यहाँ पे किसी भी ट्रेंड को पकड़ के हम लोग अगर चलेंगे तो उससे एक अच्छा खासा मुनाफा हम लोग कमा सकते हैं। ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी हम लोगों को ये बताता है। तो यहाँ पे देखिए 23 नवंबर को ये स्टॉक का जो मूविंग एवरेज है वो ऊपर गया था, और यहाँ पे भी कंपनी ने एक बड़ा कैंडल बनाया था, मगर तब हम लोगों ने इसे खरीदा नहीं था। क्यों खरीदा नहीं था, उसका रीजन नीचे है। हमारा जो सेकंड पैरामीटर है वो है RSI एटलीस्ट 60% से ऊपर होना चाहिए, यानी 60 से अगर ऊपर RSI होता है तो ही हम लोग खरीदेंगे, अगर 60 से ऊपर नहीं होता है तो हम लोग नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पे देखिए 24 नवंबर को जब ये बड़ा कैंडल बनाया था, तब इसका RSI था 58.25, तो ये 60 क्रॉस नहीं किया है, तो हम लोग इसे सिंपली होल्ड करेंगे। अगर अगले दिन ये स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है और RSI 60 के ऊपर जाता है, तभी हम लोग इस स्टॉक को खरीदेंगे। ये हमारा पैरामीटर है। थर्ड पैरामीटर में MACD, अगर MACD का शॉर्ट पीरियड का लाइन अगर लॉन्ग पीरियड का लाइन को क्रॉस कर जाता है तो हम लोग इसे एक बाय सिग्नल मानेंगे, और अगर वो नीचे यानी 0 से ऊपर आ रहा है तभी उसे हम लोग एक बाय सिग्नल मानेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो MACD का लाइन था वो नीचे से यानी 0 के नीचे से ऊपर आ रहा है, और जो शॉर्ट पीरियड का लाइन है वो लॉन्ग पीरियड के लाइन को क्रॉस कर चुका है। यहाँ पे जो नीला यानी ब्लू कलर का जो लाइन है ये 12 पीरियड का है, और नीचे ये जो रेड कलर का लाइन है ये है 26 पीरियड का। तो यहाँ पे ये भी एक कंफर्मेशन है कि इस स्टॉक को हम लोग खरीद सकते हैं, मगर यहाँ पे RSI हम लोगों को बता रहा है कि और एक दिन वेट करने के लिए। तो और एक कंफर्मेशन हम लोग ले लेते हैं कि इस स्टॉक को खरीदा जाए इस दिन पे या नहीं। तो यहाँ पे देखिए DMI यानी डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स क्या बता रहा है। डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स बता रहा है कि कंपनी का जो स्टॉक का ट्रेंड है वो अभी लगातार नीचे जा रहा है। देखिए यहाँ पे 30 से लगातार ये नीचे जा रहा है, यानी अभी ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं हुआ है और ये ट्रेंड अभी उतना स्ट्रांग नहीं है। तो डायरेक्शनल मूवमेंट का जो मिडिल पॉइंट का इंडिकेटर है यानी लाइन है, वो हम लोगों को बताता है कि ट्रेंड अभी स्ट्रांग हो रहा है या ट्रेंड अभी लूज हो रहा है। तो ये अभी हम लोगों को बता रहा है कि ये ट्रेंड अभी लगातार लूज हो रहा है। देखिए आप यहाँ पे ब्लू लाइन को देख सकते हैं, मैं पिक्चर को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे आप ब्लू लाइन को देख सकते हैं, ये लगातार गिर रहा है यानी ट्रेंड लूज कर रहा है। तो हम लोग अगर यहाँ पे इस स्टॉक को खरीद लेते हैं तो ये स्टॉक हो सकता है एक फॉल सिग्नल दे, और अगले दिन सेम केस ही हुआ है। देखिए ये स्टॉक नीचे गिर गया है, ये रेंज बाउंड के अंदर है। मगर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या ये स्टॉक का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है? तो आंसर है हाँ, लगातार बढ़ रहा है। देखिए फर्स्ट कंफर्मेशन ये इस कंसोलिडेटेड एरिया को क्रॉस कर दिया। ओके, यहाँ पे RSI कितना है? RSI है 70, जो हमारा सेकंड कंफर्मेशन है। थर्ड कंफर्मेशन है MACD, MACD का शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड के ऊपर है, हाँ है। फोर्थ है क्या हमारा DMI यानी डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स का जो DI प्लस है वो DI माइनस से ऊपर है, और जो ट्रेंड कंफर्मेशन मिड लाइन है वो लगातार बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 9 दिसंबर को अगर आप देखें तो इसका वैल्यू था 16.48, उसके बाद 10 दिसंबर को इसका वैल्यू था 16.22, उसके बाद 17.75 था 11 दिसंबर को, उसके बाद 19.45 था 14 दिसंबर को। हालांकि उस दिन स्टॉक गिर गया था मगर ट्रेंड जो है वो नहीं गिरा था, ट्रेंड का लाइन लगातार बढ़ रहा था। तो यहाँ पे ये भी एक ट्रेंड का कंफर्मेशन है। तो ये जो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को बताया है ये बहुत ही सिंपल है, और मैं यहाँ पे और एक बार कंफर्म करना चाहता हूँ, ऐसे स्ट्रेटेजी क्या पिछले कोई भी पीरियड में इस स्टॉक में काम कर रहा था? तो आंसर है हाँ, हम लोगों ने उससे पहले भी डेटा चेक किया है। देखिए यहाँ पे भी सेम डेटा बता रहा है, यहाँ पे भी एक बड़ा कैंडल बना है, उसके बाद जो यहाँ पे जो MA पीरियड 9 का है वो बोलिंगर बैंड मिडिल लाइन को क्रॉस कर चुका है। RSI भी यहाँ पे ऊपर है, और यहाँ पे MACD शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड के ऊपर है, यहाँ पे DI प्लस DI माइनस के ऊपर है, और जो ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है वो लगातार बढ़ रहा है। देखिए 40, 41, 42, 43 ये लगातार बढ़ रहा है। तो ये भी एक कंफर्मेशन है।
इससे पहले यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हुआ था। तो ये कंपनी का स्टॉक अभी एक लॉन्ग ट्रेंड में है। अगर हम लोग इसे एक छोटा करके देखें तो एक कंपनी का स्टॉक अभी एक लॉन्ग ट्रेंड में है। तो इस ट्रेंड का कंफर्मेशन और भी हम लोग स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग इसके लॉन्ग पीरियड में चले जाते हैं। लॉन्ग पीरियड यानी जो वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट में देखिए इस स्टॉक का जो प्राइस है वो लगातार बढ़ रहा है और ये यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है। कहाँ पे? ये बुलिंगर बैंड के मिडिल पॉइंट के ऊपर एक सपोर्ट ले रहा है और रेजिस्टेंस ले रहा था ऊपर, मगर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पे भी स्टॉक एक लॉन्ग ट्रेंड में है, लॉन्ग वाई ट्रेंड में है। इसके बाद हम लोगों के मन में एक क्वेश्चन आया है कि 18 और 21 दिसंबर को जब मार्केट गिरा था तब हम लोगों ने इस स्टॉक को क्यों नहीं बेचा था। तो यहाँ पे हम लोग उस चार्ट में आपको लेके चलेंगे। देखिए ये निफ्टी 50 का एक दिन का चार्ट है, यानी डेली चार्ट है। तो यहाँ पे देखिए 18 दिसंबर को मार्केट थोड़ा गिरा था, उसके बाद बहुत ज्यादा गिरा था, यानी करीबन 3% के ऊपर गिरा था 21 दिसंबर को, मगर हम लोगों ने इस स्टॉक को नहीं बेचा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है देखिए मार्केट तो गिरा था मगर जो स्टॉक का प्राइस है वो नीचे नहीं गिरा था, ये स्टॉक गिर नहीं रहा था। तो इसका वजह क्या है? इसका वजह है फंडामेंटल। मैंने पहले ही आपको बताया था एक स्टॉक का पहले फंडामेंटल बनता है। अगर उस स्टॉक का फंडामेंटल स्ट्रांग हो तो मार्केट में कुछ भी हो, आप उस कंपनी के फंडामेंटल की वजह से आप अपना जो डिसीजन है वो रख सकते हैं अपने पास, आप उसे होल्ड करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग था, इसलिए कंपनी उतना ज्यादा नहीं गिरा। मगर यहाँ पे सेकंड सिनेरियो ये भी हो सकता था कि कंपनी का स्टॉक गिरेगा, मगर यहाँ पे हमारे सेफ्टी की वजह से हम लोग एक स्टॉप लॉस रखते हैं। तो ये स्टॉप लॉस हम लोगों को कहाँ रखना चाहिए? तो चले जाते हैं डेली चार्ट पे। फिर देखिए अगर ये स्टॉक का कंसोलिडेटेड एरिया है और स्टॉक इसे ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोज किया है तो हम लोग सिंपली स्टॉप लॉस इसके नीचे रख देंगे। तो अगर हम लोग स्टॉप लॉस रखना चाहे तो कहाँ रखेंगे? ये जो बड़ा कैंडल है इस बड़ा कैंडल के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे सिंपली। तो बड़ा कैंडल का जो लोअर प्राइस था उस दिन कितना था? 1236। तो उसके ठीक थोड़ा नीचे हम लोग रखेंगे। तो मैंने 1227 रुपए में उस स्टॉक का स्टॉप लॉस रखा था, क्योंकि एकदम नीचे तो रखा नहीं जाता है, उससे थोड़ा नीचे ही रखना बेहतर है, क्योंकि हो सकता है ये स्टॉक का प्राइस नीचे आके इस पोजीशन को फिर से टच कर जाए, इसलिए थोड़ा नीचे हम लोग स्टॉप लॉस को रखेंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं स्टॉक का टारगेट कहाँ पे होगा। तो देखिए स्टॉक ने नया हाई बनाया था, तो अगर स्टॉक ने नया हाई बनाया है तो यहाँ पे तो टारगेट सेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऊपर जो कंसोलिडेटेड एरिया होता है हम लोग वहाँ पे ही टारगेट सेट करते हैं। मगर ये तो वो कंसोलिडेटेड एरिया को तोड़ के ऊपर नया हाई बनाया है, तो हम लोग यहाँ पे टारगेट कहाँ रखेंगे? तो हमने यहाँ पे सिंपल स्ट्रेटेजी को यूज किया है। ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंट ऊपर गया है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंट ऊपर गया है, उससे पहले यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंट ऊपर गया था। वो जितना परसेंट ऊपर जा रहा है और अगले जो मूव है वहां पे कितना परसेंट ज्यादा ऊपर जा रहा है या कम ऊपर जा रहा है, उससे माइनस या प्लस करने के बाद अगला जो मूव है उसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले बार हो सकता है उतना वो मूव करे। और अगर ऐसे हम लोग टारगेट सेट करते हैं तो 60% टाइम में ये टारगेट अचीव हो जाता है। मगर यहाँ पे हम लोग और भी कंफर्मेशन यूज करते हैं। आगे आने वाले सीरीज के वीडियोस में हम लोग धीरे धीरे करके प्राइस एक्शन के बारे में भी आप लोगों को बता देंगे। तो यहाँ पे हमने जो स्ट्रेटेजी यूज किया है आप लोगों को दिखा देता हूँ। फर्स्ट कंपनी का जो मूव था वो 64% था, यानी कंपनी ने यहाँ से यहाँ तक 64% का मूव किया था। उसके बाद कंपनी का जो सेकेंड मूव है वो है 51% का, यानी यहाँ से यहाँ तक कंपनी ने 51% तक मूव किया था। तो हम लोग सिंपली 64 से 51 को माइनस कर देंगे, डिफरेंस आ जाता है 13% का। तो यहाँ पे सिंपली 51 से ये 13% हम लोग माइनस कर देंगे, यानी एक्सपेक्टेड मूव है 38%। तो हम लोग यहाँ पे जो टारगेट सेट कर रहे हैं वो 1560 रुपीज आया है। तो ये अमाउंट क्यों आया है और किसके साथ हम लोग 38% को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो अमाउंट है 1185 रुपीज। तो ये कहाँ से आया है? तो देखिए अगर हम लोग चार्ट में चले जाए तो यहाँ से हम लोगों का ट्रेंड स्टार्ट होता है। तो इस कैंडल का जो लो प्राइस है वो है 1185। तो 1185 का हम लोग सिंपली यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 38% से, जिसका आंसर 1560 आ जाएगा। मगर मैं थोड़ा कंजर्वेटिव तरीके से स्टूडेंट को सिखाता हूँ, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जितना टारगेट आपका बन रहा है उससे थोड़ा नीचे आप लोग टारगेट रखिए। तो देखिए यहाँ पे 1560 का टारगेट बन रहा था, तो यहाँ पे हम लोग टारगेट सेट किया है
1547 रुपीज का। तो यहाँ पे हमारा एंट्री था 1330 रुपीज का। उसके बाद स्टॉप लॉस है 1227 रुपीज का। टारगेट है 1547 रुपीज का। और हम लोग इस मूव के बारे में 80% श्योर थे कि ये मूव ऊपर जाएगा, यानी ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ये इसके बारे में हम लोग 80% श्योर थे। तो 80% यहाँ पे श्योरिटी हम लोग दे देते हैं। उसके बाद जो मैक्सिमम हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, यानी मैक्सिमम जो लॉसेस बन रहा है वो 200 रुपीज का बन रहा है। ये एक मनी मैनेजमेंट का चार्ट है। इसके बारे में हम लोग मनी मैनेजमेंट के वीडियो सीरीज में आप लोगों को बताएंगे कैसे पोजीशन को डिफाइन किया जाता है कि कितना स्टॉक हम लोगों को लेना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा मनी मैनेजमेंट हम लोगों को कह रहा है कि एस्टिमेटेड पोजीशन 1.9 यानी 2 स्टॉक के आसपास होना चाहिए। तो इसके वजह से हम लोगों ने देखिए यहाँ पे परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड का 2 स्टॉक लेके रखा है। हालांकि हमारे पास पैसा कितना था, 10,000 था। हम लोग यहाँ पे 7 स्टॉक भी ले सकते हैं। देखिए ओरिजिनल पोजीशन यहाँ पे दिखा रहा है 7, तो यहाँ पे हम लोग 7 स्टॉक भी ले सकते थे, उतना पैसा हमारे पास था। मगर हम लोगों ने लिया कितना है, 2, क्योंकि हमारा मनी मैनेजमेंट प्लान हम लोगों को बता रहा है कि 2 स्टॉक लेना चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि पोजीशन एंड साइजिंग ये एक बड़ा मैटर करता है, आपको कितना लॉसेस होगा और कितना आपको फायदा होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा मनी मैनेजमेंट प्लान के हिसाब से हमें दिखा रहा है यहाँ पे एस्टिमेटेड पोजीशन है 2, तो हम लोगों ने 2 पोजीशन लिया था। तो हमारा टोटल कितना लॉस होगा, टोटल लॉस होगा 207 रुपीज। और अगर टोटल प्रॉफिट होता है इस टारगेट के हिसाब से तो वो 433 रुपीज का हम लोगों को प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे अगर हम लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को चेक करें तो यहाँ पे देखिए 209% का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा बन जाता है। यानी अगर हम लोग एक स्टॉक में 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो उससे 200 हम लोगों को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाता है। यानी अगर हम लोग एक स्टॉक में 100 रुपीज रिस्क में डालते हैं तो उसके बदले हम लोगों को 200 गुना प्रॉफिट मिल जाता है। इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे टोटल लॉस में 207 रुपये है और टोटल प्रॉफिट में 433 रुपीज है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड को क्यों हम लोगों ने खरीदा था, कौन से फंडामेंटल और टेक्निकल रीजन की वजह से खरीदा था और कितने टाइम तक हम लोग होल्ड करेंगे उसके बारे में आपको पता चल गया होगा। हम लोग कितने टाइम तक होल्ड करेंगे यहाँ पे, टारगेट अचीव होने तक, या जब तक कोई हम लोगों को ऐसा सिग्नल मिल जाता है कि स्टॉक को बेचना चाहिए तब तक। तो वो सिग्नल कब हम लोगों को मिलेगा और कौन सा सिग्नल होगा वो हम लोगों को अभी नहीं पता है। जब हम लोग इस स्टॉक को बेचेंगे उस टाइम पे हम लोग और एक वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को बोलेंगे कि क्यों हम लोगों ने ये स्टॉक को अभी बेचा है, उसके पीछे फंडामेंटल और टेक्निकल रीजन क्या था। अभी तो ये स्टॉक हम लोग होल्ड कर रहे हैं और ये जो मार्केट गिरने के टाइम पे भी हम लोग होल्ड कर रहे हैं उसका रीजन ये था कि ये स्टॉक का जो फंडामेंटल है वो सही था और इसके फंडामेंटल रीजन की वजह से ये स्टॉक को मार्केट गिरने नहीं दे रहा था। तो एक कंपनी को जब आप लोग शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए चूज करें तो उसके पीछे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रीजन होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल रीजन से ही बनता है कंपनी का टेक्निकल रीजन। ओनली अगर आप टेक्निकल स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे तो बहुत बार चांसेस है आपको लॉसेस भी फेस करना पड़े। देखिए यहाँ पे एक लॉन्ग ऊपर का ट्रेंड था जबकि मार्केट ऊपर जा रहा था, मगर यहाँ पे मार्केट थोड़ा गिरने की वजह से ये स्टॉक गिर गया। और ऐसे बहुत सारा स्टॉक मैं आप लोगों को बताऊंगा जो मार्केट थोड़ा गिरने की वजह से बहुत सारा गिर जाता है। तो अगले जैसे जैसे ये सीरीज बढ़ता जाएगा हम लोग डिफरेंट स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे, डिफरेंट तरीके से कैसे स्टॉक में एंट्री और एग्जिट करते हैं और कैसे हम लोगों को स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर इस वीडियो में यूज किए गए कोई भी फंडामेंटल और टेक्निकल टर्म आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो तो नीचे कॉमेंट में जरूर लिखिए। और वीडियो में कौन सा पार्ट आप लोगों को पसंद आया है या कौन सा पार्ट समझने में आप लोगों को दिक्कत हुआ है और आप लोग चाहते हैं कि अगर ऐसा वीडियो मैं डालता रहूं जहां पे स्टॉक का रिसर्च मैं आप लोगों को बताता रहूं कि स्टॉक को कब खरीदना चाहिए या कब बेचना चाहिए या कौन सा स्टॉक मैं अगले दिन लेने वाला हूं उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। मैं कोशिश करूंगा उसके बारे में वीडियो आप लोगों को बना के दूं। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।